हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कमर्शियल लॉ यूनिट 6, जिसमें हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही साथ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट की आपको फॉलो करना है यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करें, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमारे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ बात करें आज के मेन टॉपिक की, सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कहां पर किया गया है। तो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और जिसमें डेफिनेशन क्या दी है, एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी वो क्या बनेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ए और बी पार्टी, ए पार्टी और बी पार्टी, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, उनके बीच में क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता है तब ये बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। ठीक है, इसलिए बोला एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो हम जब डेफिनेशन को देखते हैं तो हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि एग्रीमेंट होता क्या है। इसको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सिंपली आपको यही याद रखना है कि एन एग्रीमेंट, जब बिटवीन टू और मोर पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, जब टू और मोर पार्टी एग्री होती है टू डू समथिंग और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो क्या होता है, वो आपका एग्रीमेंट होता है। और जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो ये क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंशन कहते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ब्रांच ऑफ लॉ है जो डिटरमाइन करती है द सर्कमस्टांसेस इन विच अ प्रॉमिस शेल बी लीगली बाइंडिंग ऑन पर्सन मेकिंग इट। ठीक है, कि एक अनुबंध क्या होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक आपका ब्रांच ऑफ लॉ जो डिटरमाइन करता, जो सर्कमस्टांसेस को निर्धारित करता, जिसमें प्रॉमिस करती है दो पार्टीज। ठीक है, और प्रॉमिस जो है वो लीगली बाइंडिंग होता है उन दोनों पार्टीज के ऊपर जिन्होंने उसे बनाया होता है। तो यहां पर बोला टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको याद रखनी है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो एग्रीमेंट होगा प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, तभी क्या बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यहां पर एक्स एक पर्सन है, ठीक है, वो वाई पर्सन को कहता है कि आप मेरे घर की कंस्ट्रक्शन वर्क कर देना और मैं आपको 10 लाख रुपीस दूंगा। जब इन्होंने अपने उस एग्रीमेंट को प्रॉपरली जो है वो लॉ के द्वारा जो है वो नोटरी पब्लिक या तहसीलदार के पास जब रजिस्टर करवाया तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपरली उसमें स्टैंप वगैरह लगवाई। ठीक है, तो एक पार्टी के पास राइट होगा कि यदि कल को ऐसा हो कि बाई जो है वो पूरे पेमेंट लेके चला जाए और ठीक है, लेकिन एक्स के घर का काम नहीं करे, तो इसके पास राइट होगा कि वो अपनी इस जो अमाउंट है उसकी रिकवरी के लिए जो है वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अब बात करें डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो सर फ्रेडरिक पॉलिक कहते हैं कि एवरी एग्रीमेंट एंड एन प्रॉमिस जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो क्या बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सालमन कहते हैं ऐसा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या। सालमन कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है और वो डिफाइन करता है कि ऑब्लिगेशन क्या है बिटवीन टू और मोर पर्सन के बीच में, और जो राइट है वो एक्वायर किया जाता है बाय वन और मोर एक्ट और फॉरबिडेंस। ठीक है, और एंशन कहते हैं वही कि क्या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्रांच ऑफ लॉ है जो डिटरमाइन करता है द सर्कमस्टांसेस इन विच प्रॉमिस शेल बी लीगली बाइंडिंग ऑन द पर्सन मेकिंग इट। ठीक है, कि उन पार्टीज पर ये लीगली बाइंडिंग होता है जिन्होंने उसको बनाया होता है। बात करें एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2E डिफाइन करता है एग्रीमेंट, जिसमें कहा कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ईच अदर दैट इज एग्रीमेंट। कि जब बोला कि प्रॉमिस होता है, देखो कि जब एक पार्टी और बी पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे एक पार्टी ऑफर करती है उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज क्या बन जाता है, ये प्रॉमिस बन जाता है। अब ए और बी पार्टीज कुछ ऐसा एग्रीमेंट करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इन दोनों पार्टीज ने, एक पार्टी ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ए ने
एक इंडस्ट्री जो है वो लगाई और दूसरी पार्टी क्या करती है, रॉ मटेरियल डिलीवर करती है। यहाँ पर ए जो है वो बी को कहता है कि आप जो है वो एवरी मंथ मेरे को रॉ मटेरियल डिलीवर करते रहना, मैं आपकी पेमेंट करता रहूंगा। तो ये क्या आ जाता है आपका सेट ऑफ प्रोमिस। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जब प्रॉमिस होता है एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस होता है फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, उनके बीच में कंसिडरेशन होता है, आपस में लेन देन होता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है आपका एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट कैसे बनता है, जब प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होएगा, तो ये क्या बनेगा आपका एग्रीमेंट बनेगा। एक इंपॉर्टेंट केस है वॉल्फर वर्सेस वेलफेयर, मिसेस वॉल्फर एंड मिसेस वेलफेयर का एक केस था, जिसमें क्या होता है कि मिस्टर वॉल्फर एंड मिसेस वॉल्फर क्या करती हैं, ठीक है, ये दोनों वेकेशन के लिए जाते हैं इंग्लैंड में, और वहां ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है, मिसेस वॉल्फर की तबीयत जो है काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन मिसेस वॉल्फर की के डॉक्टर जो है उनको एडवाइस करते हैं कि आप जो है वो इंग्लैंड में ही रहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम जो है वो श्रीलंका का क्लाइमेट जो है वो ठीक नहीं है उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो मिस्टर वॉल्फर क्या करते हैं, अपने काम के सिलसिले में श्रीलंका वापस आ जाते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस करते हैं मिसेस वॉल्फर के साथ कि आपको हर मंथ जो है वो 30 पाउंड जो है वो पर मंथ देता रहूंगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब वो अलग अलग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, पैसा देना बंद कर देते हैं। ठीक है, कि जो उन्होंने डिसाइड करा था उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कपल ने, कि हम आपस में जो है वो, मतलब मिस्टर वॉल्फर क्या करेंगे, 30 पाउंड जो है वो हर मंथ जो अपनी वाइफ को देंगे। तो वहां जो है वो उसको देने से मना कर देते हैं, उसको देते नहीं है नेक्स्ट टाइम, मतलब धीरे धीरे जो है वो उसको देना बंद कर देते हैं इस पैसे को, इस अमाउंट को। तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपने, तो फिर मिसेस वॉल्फर क्या करती हैं, अपने इस मैटर को लेकर जाती है कोर्ट में। देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो केस किया गया है ना आप दोनों के बीच में, जो प्रॉमिस हुआ है, ठीक है, मंथली सम ऑफ रुपीज 30 पाउंड देने का, ये आपका अमाउंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो आपने जब जो ये आपका प्रॉमिस किया था, ठीक है, तो वहां पर आपकी इंटेंशन नहीं थी कि आप क्रिएट करना चाहते हो कोई लीगल रिलेशनशिप। आप हस्बैंड वाइफ ने जो ये एग्रीमेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि ये जो मंथली पेमेंट है सम ऑफ रुपीज जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है, और यहाँ पर आज जब आपने प्रॉमिस किया था तो आपकी इंटेंशन नहीं थी क्रिएट करने की कोई लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, इसलिए आपको जो है वो ये पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा जब हम बात करें एग्रीमेंट की, ठीक है, तो हमने एग्रीमेंट देख लिया कि एग्रीमेंट क्या होता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट इज एग्रीमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट। तो वैलिड एग्रीमेंट होता है आपका, वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइडेबल होता है, एंड इलीगल एग्रीमेंट होता है, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट होता है। वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है, जब दीज एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, प्रॉपर तरीके से जो है ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस हुआ है, ठीक है, कंसिडरेशन हुआ, उसके बाद जाके एग्रीमेंट बना। ठीक है, तो ये क्या है, बनेंगे आपके वैलिड एग्रीमेंट बनेंगे। अब वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है, तो वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी जो है वो आपके वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, कि आपने जो है वो अच्छे से जो है कॉन्ट्रैक्ट बना, मतलब एग्रीमेंट बना, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये जो एग्रीमेंट बना है, जिसमें जिस पार्टी के साथ बना है वो कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। आपके पास जब तक आपको पता नहीं था तब तक ये क्या था, आपका एग्रीमेंट वैलिड था। ठीक है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी क्या हो गया, ये वॉइड हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाए आपका वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है कि दिस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, ऐसे एग्रीमेंट जो कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ होते हैं, ये इलीगल इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ कि ए पार्टी क्या करती है, बोलती है कि अभी को कि मैं आपको अपनी कार जो है वो बेचना चाहता हूं, और आप क्या करना उसके बदले में मेरे को पैसे नहीं देना, आप क्या कर देना मेरे को ड्रग सप्लाई कर देना। तो ये क्या हो गया, आपका इलीगल एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि यहां पर जो मैटर है वो इलीगल है, ये अगेंस्ट द लॉ है। ड्रग सप्लाई करना वैसे भी कानूनी अपराध है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका इलीगल एग्रीमेंट है। अनइनफोर्सेबल एग्रीमेंट क्या होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट जो कि नॉट इन्फोर्स
इन द कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं। क्यों? कुछ एक टेक्निकल डिफेक्ट्स के आने की वजह से, लाइक जैसे कि कोई आपका रिटन फॉर्म में नहीं है, प्रॉपरली वो स्टैंप नहीं है, ठीक है, जिस कारण जिनको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता कोर्ट में, ठीक है, कि एक पार्टी के पास ऑप्शन नहीं रहता जिसमें कि वो कोर्ट में जाए और अपना केस फाइल करे। तो ये क्या होते हैं? अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होते हैं जिनको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट में जाके। अब बात करें प्रॉमिस अंडर लॉ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ दिस एक्ट में कहा है कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। When one person to whom, जिसके लिए जो है ऑफर दिया जाता है, वो अपनी सिग्निफाई कर देता है, अपनी असेंट दे देता है कि ऑफर मेरे को एक्सेप्ट है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? आपका प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। अब बात करें कि मेनली 4 काइंड ऑफ प्रॉमिस होते हैं। एक्सप्रेस प्रॉमिस होते हैं, इम्प्लाइड प्रॉमिस होते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस होते हैं। एक्सप्रेस प्रॉमिस होते हैं सेक्शन 9 में दिया गया है, इम्प्लाइड भी सेक्शन 9 में दिया है, रेसिप्रोकल 2F में दिया है, एंड अल्टरनेटिव है सेक्शन 58 में, ठीक है। एक्सप्रेस प्रॉमिस में बोला गया है कि व्हेन अ प्रॉमिस ऑफ एनी ऑफर और एक्सेप्टेंस इन वर्ड्स में, जब आप बाय शब्दों में या रिटर्न या ऑरली तरीके से जब आप अपनी ऑफर और एक्सेप्टेंस करते हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि ये प्रॉमिस हुआ है किस तरीके से? एक्सप्रेस तरीके से, ठीक है। एम्प्लाइड क्या होता है? कि बाय कंडक्ट वहां पर शो हो, ठीक है, कि आपने क्या किए, फॉर एग्जाम्पल आप गए किसी शॉप में, ठीक है, और वहां पर एक प्रोडक्ट रखा था, आपने उसको परचेज किया, ठीक है, उसको लिया और उस शॉपकीपर के पास दिया, ठीक है, उसने आपको जो है वो आपने उसका रेट देखा, उसके बदले में आपने उसको पेमेंट करा और उस प्रोडक्ट को लेकर चले आए। तो ये क्या है? आपका एम्प्लॉयड, आप बाय कंडक्ट, आप वर्ड्स में जो इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, ना ऑरली और ना रिटन, आप जो अपने बाय कंडक्ट वहां पर ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो वो होता है आपका इम्प्लाइड प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होता है? यहां पर बोला कि प्रॉमिस which from the consideration of for each other, that is called reciprocal promises, ठीक है, कि ऐसे प्रॉमिस जो एक दूसरे के, मतलब जहां पर आपस में लेन देन होता है, कंसिडरेशन होता है ईच अदर के बीच में, तो अब हम कहेंगे कि ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अल्टरनेटिव प्रॉमिस हम कहेंगे जब एक पर्सन के पास चॉइस रहता है कि उसको एक से ज्यादा चीजों, मतलब उसके पास ऑप्शन है कि वो, जब आप किसी भी शॉप में जाते हो या आप कहीं भी जब अपनी कार खरीदने के लिए जा रहे हो, तो कहीं भी उस एजेंसी में जा रहे हो जहां पर जो है वो आपको कार मिलती है, ठीक है, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप किसी को भी चूज कर सकते हो, वहां पर चॉइस होती है, ठीक है। अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस वो होता है, प्रॉमिस वो होता है। अब बात करें कंसिडरेशन क्या होता है, सेक्शन 2D में ये बताया गया है कि टर्म कंसिडरेशन होता क्या है। बोले कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर प्रोमिसी डज समथिंग, ठीक है, देन समथिंग, देन इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, जो कि दिया गया है सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। बात करें, ठीक है, बात करें आपका कंसिडरेशन दिया गया है आपका सेक्शन 2D में, और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कि समथिंग रिटर्न, कि आप किसी चीज के बदले में कुछ रिटर्न कर रहे हैं। अब बात करें कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है, तो देर आर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि फॉर्म किए जाते हैं वॉलंटरली बाय सिविल ऑब्लिगेशन, जहां पर जो है वो सिविल ऑब्लिगेशन के माध्यम से जो स्वेच्छा से बनाए जाते हैं, मतलब वॉलंटरली बनाए जाते हैं। सबसे पहले आता है अडहसन कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फॉर्म किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के द्वारा, मतलब जिसके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग पार्टी के द्वारा जो है वो बनाया जाता है, ठीक है, और दैट हैज अ बार्गेनिंग पावर ऑफ लीड्स, ठीक है, जिसके पास जो है वो दूसरे पक्ष के पास जो है वो सिर्फ ये ऑप्शन होता है कि यदि वो उसको स्वीकार करना चाहता है या तो अस्वीकार करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अडहसन कॉन्ट्रैक्ट का टाइप होता है जैसे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग पार्टी, मतलब एक पार्टी जो उसको, जैसे होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो प्री ड्राफ्ट होते हैं, पहले से बनाए गए होते हैं। दूसरी पार्टी के पास क्या होता है? ऑप्शन होता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती, ठीक है, उसके पास ये नहीं होता कि वो वहां पर कुछ एडिशन करवाना चाहता है, किसी टर्म एंड कंडीशन को जो है वो के बारे में कुछ कहना चाहता है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी आपने परचेज करनी हो, लेनी हो, या आप रेलवे टिकट देखो, या कुछ ऐसी आप देखो कि कभी भी आप कोई फॉर्म भरते हो,
तो पहले से जो है वो फॉर्म पर सब कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी है। जब आपको ऑफर लेटर आता है, किसी भी जॉब में आप जा रहे हो, ऑफर लेटर आता है, तो वहां पर सब कुछ जो है वो प्री ड्राफ्टेड होता है, पहले से लिखा होता है। आपके पास ऑप्शन है, आप उसको साइन करो और या तो आपको रिजेक्ट कर दो। यदि आपको ठीक लग रहा है तो आप उसको साइन करो या तो रिजेक्ट कर दो। वो होते हैं आपके एडहेसिव कॉन्ट्रैक्ट। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर दोस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि फॉर्म किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग पार्टी के द्वारा। इन शॉर्ट हम कहें, वहां पर दूसरी पार्टी के पास सिर्फ ये राइट होता है कि वो उसको या तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। द स्ट्रॉन्गर पार्टी के पास राइट रहता है, ठीक है, कि वो अपनी तरीके से जो है उसको बना सकती है। दूसरी पार्टी के पास या तो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का राइट रहता है। अब अलिटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व म्यूचुअल एग्रीमेंट, जहां पर बोला है कि दोनों पार्टीज जो है वो म्यूचुअली पारस्परिक समझौते से जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करती है। बीइंग आफ्टर अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, एक्सीडेंट और आपके नेचुरल क्लाइमेट सी, जैसे कि आपके कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे कि आपका फायर इंश्योरेंस लेते हो, आप कार इंश्योरेंस लेते हो, थर्ड पार्टी रिस्क के जो इंश्योरेंस लेते हो मोटर व्हीकल में, तो वहां पर क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस के लिए आप जो है वो ऐसे एग्रीमेंट करते हो, ठीक है। और ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सीडेंट या नेचुरल क्लाइमेटी के लिए, मतलब जहां पर क्या होता है कि पहले तो ऐसे म्यूचुअल एग्रीमेंट किसे बनाया जाता है कि दोनों पार्टीज जो है वो बोलते हैं कि ठीक है, मेरे को आपका ऑफर एक्सेप्ट पसंद है और हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है कि कभी ऐसे हो गया कि फ्यूचर में कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कभी ऐसा हो गया कि आग लग गई, कुछ भी हो गया, अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस हो, तो वहां पर क्या है, लाइबिलिटी किसकी बनेगी? उससे इंश्योरेंस कंपनी की बनेगी। तो ये दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर बोथ पार्टी को क्या होता है, रिस्क होता है। बोथ पार्टी के पास क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, ठीक है। जैसे कि आपका फायर और कार इंश्योरेंस आर द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल एंड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करते हैं जहां पर टू पार्टीज, बोथ पार्टी जो है वो ऑब्लाइज होती है एक दूसरे के लिए, और यहाँ पर दोनों पार्टीज क्या करती हैं, म्यूचुअली एग्रीमेंट करती हैं, और दोनों पार्टी जो है वो एक दूसरे के जो है वो टर्म एंड कंडीशन के लिए जो है वो एकदम ऑब्लाइज होती है, उसको परफॉर्म करना ही पड़ता है। अब हम बात करें यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर सिर्फ वन पार्टी के पास ऑप्शन रहता है, ठीक है। या तो वो उसको जो उसकी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना चाहे तो वो कर सकती है, मतलब एक पार्टी जो है वो बाउंड होती है, दूसरी पार्टी कोई बाउंड नहीं होती। दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि यदि वो नहीं भी उसको फुलफिल करना चाहे तो नहीं कर, ठीक है। ये होते हैं यूनिलेटरल बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और अब आप बात करो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड क्या होता है। एक्सप्रेस मीन आप जब ऑरली या रिटन फॉर्म में जो है वो आप कोई एग्रीमेंट करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये होता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड क्या होता है? जहां पर कोई भी ऑरल या रिटन टर्म ऑफ इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यहां पर बाय एक्सप्रेस, बाय कंडक्ट ही जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनना, ठीक है। जहां पर आपका ऑरल या रिटन फॉर्म में जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि इलीगल होते हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग। वॉइड एब इनिशियो, मतलब जो कि शुरू से ही जो है वो सही नहीं होते, शुरू से ही वॉइड होते हैं, और एट द वेरी बिगनिंग एंड नो वैलिडिटी और अंडर द लॉ, और उसके लिए जो है वो कोई भी वैलिडिटी यहाँ हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कि अनइनफोर्सेबल होते हैं। और वॉइडेबल एग्रीमेंट ऐसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक पार्टी के द्वारा, जहां पर एक पार्टी की वजह से जो है वो ये क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके वॉइड एंड आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जहां पर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता, लेकिन ऑटोमेटिक ही ये कॉन्ट्रैक्ट से बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जहां पर, जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स की हम बात करें, एक वैसा पर्सन है जिसको कि कोई ऐसा पर्स मिला, ठीक है, जिसमें जो है वो पर्स में सारी डिटेल उस पर्सन की दी गई है, ठीक है, उसको जो है वो पर्स मिल गया। तो यहां पर इस पर्सन की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको रिटर्न करेगा। तो ऑटोमेटिक ही क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, किसे हम कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सालमन डिफाइन करते हैं, देयर इज एन सर्टेन ऑब्लिगेशन, ठीक है, which are not truth in a contractual instance resting on agreement, ठीक है, but which the law treat as if there were। इट इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, याद रखना बहुत जरूरी है कि भले ही कानून के द्वारा जो है वो
ये मतलब अकॉर्डिंग टू, जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस इसमें नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्सन की भी, ठीक है, जिसके साथ जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ऐसे ही रियल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट इसे माना जाता है, लेकिन जहां पर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें, आप एक पार्टी में जाते हैं और आप एक पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, जाते हैं और वहां आपकी जो है वो बहुत अच्छी वाली मौत जो है वो वहां पर रह जाती है, मतलब आपकी कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जो है वो वैल्यूएबल चीज जो है वो वहां रह जाती है, और जिसके घर में रही है उसको पता है कि ये आपकी है, तो वहां पर जो वो पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको वो गुड्स जो है वो जो है रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2A में दिया गया है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्रपोजल, जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करता है, ठीक है, अपनी विलिंगनेस को जो है वो दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है अपने बारे में, जो है मतलब ये कहता है कि मेरी ये मतलब मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें, ए पार्टी बी को बोलती है कि मैं अपनी कार को जो है वो बेचना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक पार्टी क्या कर रही है, सिग्निफाई कर रही है अपनी विल को, अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, कि आप जो है उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, यदि आपको ऑफर अच्छा लगता है तो आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पर इस केस हम प्रपोजल भी कह सकते हैं, ऑफर भी कह सकते हैं, ठीक है। और द पर्सन जिसके लिए वो ऑफर बनाया गया है उसे हम कहेंगे प्रॉमिसर और ऑफर, ठीक है। और दूसरी पार्टी जो एक्सेप्ट करती है उसे हम कहते हैं प्रॉमिसी और एक्सेप्टर, ठीक है। कि जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस को शो करता है, ठीक है, कुछ कहता है, वो सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस को, उसे हम कहते हैं प्रपोजल। अब जर्नल ऑफर क्या होते हैं, ठीक है। देखो ऑफर हो गया, तो ऑफर भी जो है वो आपका 3 टाइप के होते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, और आपका जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर किसी पर्सन को बोल रहे हो कि मेरे को अपनी कार बेचनी है, ठीक है। आप किसी एक पर्सन, स्पेसिफिक किसी एक पर्सन को ऑफर कर रहे हो, तो वो अपनी इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, उस वो आप सिर्फ उस पर्सन से कह रहे हो, स्पेसिफिकली आपने किसी एक पर्सन का। जनरल ऑफर क्या होता है, जब आप इंटायर पब्लिक एट लार्ज लोगों को जो है वो कहते हो, ठीक है, जहां पर एक इंडिविजुअल से ना कहकर आप जो है वो वर्ड एट लार्ज में जो है पीपल को अपना मैसेज कन्वे करते हो, मैसेज देते हो कि मेरे को अपनी कार जो है वो बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जो है वो अपनी न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट दे दी, जिसको भी जो कोई भी इंडिविजुअल उस एडवर्टाइजमेंट को देखेगा, जिसको अच्छी लगेगी, वो अंडरस्टैंड करेगा, तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। अब इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेल टैग वो लगे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको ऑफर नहीं दिया जाता, आपको इनवाइट किया जा रहा है कि यदि आपको ये ऑफर पसंद है, मतलब आपको ये ठीक लगता है, तो आप आओ हमारी शॉप में और हमें ऑफर करो। वहां पर इनवाइट किया जाता है ऑफर देने के लिए, ये होता है इन्विटेशन टू ऑफर। प्राइस टैग क्या होते हैं आपके, इनविटेशन टू ऑफर है, आप इनवाइट कर रहे लोगों को कि आप आके ऑफर करो। अब दूसरी पार्टी, जिस आप जब बाहर जो सेल लिखा है, ठीक है, और वहां पर आपने रेट लिखा कि 100 रुपीज में ये ड्रेस मिल रही है, कोई पार्टी आई और आपके पास आती है और वो कहती है कि मेरे को आपका ये मतलब मेरे को ये प्रोडक्ट, ये ड्रेस जो है वो खरीदनी है, तो वो आपको ऑफर कर रही है। अब आप उसे बेचोगे या नहीं बेचोगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, ये आपकी खुद की विल होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका इन्विटेशन टू ऑफर। अब फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस वुड कैश केमिस्ट लिमिटेड का एक केस है। यहां पर क्या हुआ था कि जिस शॉप विंडो में कुछ एक मेडिकल जो है वो मेडिसिन रखी थी, ठीक है, और जैसे कि गुड बेयर प्राइस टैग के साथ, ठीक है, एक जैसे कि होता है कि शो विंडो में जो है वो प्राइस टैग के साथ जो है वो मेडिसिन रखी थी, ठीक है। तो यहां पर बोला कि द क्वेश्चन यहां पर ये राइज होता है कि ये जो प्राइस टैग के साथ चीजें रखी होती हैं, जहां पर प्राइस मेंशन किया होता है किसी भी गुड्स को बेचने के लिए, ठीक है, तो ये जो प्राइस टैग है होता है, ये होता क्या है, क्या ये ऑफर होता है, क्या इन्विटेशन टू ऑफर होता है, तो यहां पर बोला है कि ये इन्विटेशन टू ऑफर होता है। यहां पर ये कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्राइस टैग होते हैं ये सिर्फ आपको शो कर रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर रेट पर इस चीज को बेचेंगे, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, आपका इन्विटेशन टू ऑफर है,
यदि किसी बायर को ऐसा लगता है, वो विलिंग है इसको परचेज करने के लिए, तो वो प्राइस जो कि प्राइस मेंशन किया गया उस टैग में, तो क्या करेगा, वो ऑफर करेगा बाय करने के लिए, खरीदने के लिए ऑफर करेगा उस शॉपकीपर को। और यहां पर शॉपकीपर जो है वो उसके पास राइट रहता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। यदि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये क्या बन जाता है, आपका प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट वुड अराइज ओनली जब क्या होगा, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी का केस है, ये जनरल ऑफर से रिलेटेड है। यहां पर क्या हुआ था कि एक कंपनी ने, ठीक है, स्मॉक बॉल कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी थी एक, ठीक है, उसने एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकाल कि वहां पर उस टाइम जो है, जो उस टाइम का ये केस है, उस टाइम क्या था, एक बीमारी फैली थी जिसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कोविड-19 फैला था लास्ट 2020-21 में, ठीक है, 2020 एंड 2021 में, ठीक है, 2 साल जो है लगभग हमारे यहाँ कोविड-19 रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ एक बीमारी थी उस टाइम की, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी फैली हुई थी। तो इस कंपनी ने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट जारी किया और वहां पर लिखा कि यदि कोई भी पर्सन इस दवाई को, स्मोक बॉल नाम की एक दवाई है, ठीक है, उसको जो है वो कंज्यूम करता है प्रेस्क्राइब मैनर में, जैसा कि वहां पर लिखा, इंस्ट्रक्शन दी गई, उस दवाई को जो है वो वैसे ही आप जो है वो कंज्यूम करते हो तो आपको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, और यदि इनकेस हो भी जाती है तो कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो 100 पाउंड जो है वो इमीडिएटली उसको देगी। तो ये ऑफर जो है वो कार्लिल नाम की एक लड़की ने देखा, ठीक है, और उस लेडी ने देखा और उसने क्या करा, ठीक है, कि उसने उस दवाई को उस प्रेस्क्राइब मैनर में, जैसे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था और उस दवाई पर जो लिखा दिया था उसको वैसे ही कंज्यूम किया। उसके बाद भी उसको क्या हो गया, फ्लू हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा नाम का एक फ्लू हो गया। फिर उसने जो है वो सूट फाइल किया रिकवरी के लिए, 100 पाउंड की रिकवरी के लिए, जो जैसे कि प्रॉमिस किया गया था एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, तो यहां पर फिर बाद में कंपनी ने डिनाई कर दिया पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ये लड़की आई नहीं, हमने तो ऑफर नहीं किया, हमने एक्सेप्ट मतलब ऑफर तो किया होगा लेकिन हमने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया और हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई नहीं। तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉन्ट्रैक्ट will come into arise between the plaintiff and the company soon as the plaintiff brought the smoke ball। बोले उस टाइम ही कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो गया था जब उस जो प्लेंटिफ है, ठीक है, उस लड़की ने जैसे ही आपकी दवाई को जो है वो कंज्यूम लिया और उसको उस प्रेस्क्राइब मैनर में जो है वो कंज्यूम किया, उस टाइम ही कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिक ही बन गया था। क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, जर्नल ऑफर कर रहे हो। जर्नल ऑफर में क्या होता है, यदि किसी को ऑफर पसंद आता है तो वैसा ही पहला जो पर्सन होगा जिसने उसको परचेज किया, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, यदि उसको जो है कोई लॉस हो गया, जैसे कि आपने बोला था कि इस दवाई को कंज्यूम करने के बाद यदि फिर भी किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको जो है वो 100 रुपीज जो है वो देंगे एज ए कंपनसेशन। ठीक है, तो वैसे ही क्या हो गया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बात करें एसेंशियल एलिमेंट क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो है वो ले डाउन करी गई है कुछ एक एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है, जो कि एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए यदि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। इनमें से कोई एक भी एसेंशियल फुलफिल नहीं होता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होता। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक पार्टी ऑफर करती होनी चाहिए, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती होनी चाहिए, तीसरी पार्टी मतलब फिर क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया तो उनकी इंटेंशन भी होनी चाहिए क्रिएट करने की लीगल रिलेशनशिप, कि वो एक्चुअली में चाहते हैं कि उनके बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। और आपका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनलॉफुल आप कंसिडरेशन कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हमने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जो आप लेन देन कर रहे हो वो कुछ ऐसी चीजों का कर रहे हो जो कि इलीगल है। ठीक है, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। पार्टी जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कैपेबल होनी चाहिए। ठीक है, कि दोनों पार्टीज जो है वो कैपेबल होना चाहिए, मेजर होनी चाहिए, प्लस साउंड माइंड होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो
जैसे कि पॉसिबिलिटी है कि उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जहां जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो प्रॉमिस वो फुलफिल वो आपकी परफॉर्म होगी या नहीं होगी। लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, कानूनी तरीके से जो फॉर्मेलिटी है कि आप वो एग्रीमेंट बनाओगे, उस एग्रीमेंट बनाने के बाद आप नोटरी पब्लिक के पास जाओगे या तो आप नायब तहसीलदार या तहसीलदार के पास जाते हो, तो वहां पर उस एग्रीमेंट को विटनेस के साथ जो है उसको रजिस्टर्ड करवाते, प्रॉपरली स्टैंप लगती है, मोहर लगती है, वो सब होना चाहिए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट में हम देखेंगे कोर्शन नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपका मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बात करते हैं ऑफर। बोला कि ऑफर नहीं होना चाहिए, सॉरी ऑफर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपकी फर्स्ट कंडीशन, क्या है, ऑफर होना चाहिए। अब ऑफर क्या होता है, द वर्ड ऑफर एंड प्रपोजल क्या है, सेम वर्ड है। ऑफर एक फर्स्ट स्टेप होता है जब आप फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑफर, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। सेक्शन 2A जो है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है ऑफर की। ऑफर क्या होता है, जब एक पर्सन सिग्निफाई कर रहा है, अपनी विलिंगनेस को शो कर रहा है टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एनीथिंग, ठीक है, और विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सिस्टेंट ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। जब एक पार्टी अपनी विलिंगनेस को शो करती है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दैट इज अ ऑफर, ठीक है, जब दूसरी पार्टी के सामने वो अपनी विलिंगनेस को रखता है, उसे हम कहते हैं ऑफर। और जो पर्सन है जो कि ऑफर देगा, ठीक है, जो कि ऑफर बनाएगा, जो प्रस्ताव देगा, उसे हम ऑफरर भी कहते हैं और प्रॉमिसर भी कहते हैं। और एक ऐसा पर्सन जिसके लिए ऑफर जो है वो दिया जा रहा है, उसे हम ऑफरी भी कहते हैं, प्रॉमिसी भी कहते हैं, ठीक है। और ऑफर मस्ट बी डेफिनेट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑफर कैसा हो, डेफिनेट हो, क्लियर हो, कंप्लीट और फाइनल हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई एम्बिग्विटी हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफर जो भी आप कर रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। और एक प्रपोजल जो आप कर रहे हो, जो कि ऑफर कर रहे हो, ये तब एक्सेप्टेड होगा, ठीक है, जब एक्सेप्टेड होगा तब क्या बनेगा, ये प्रॉमिस बनेगा और आगे एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये प्रॉमिस बन जाएगा। और ऑफर मस्ट कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ठीक है, जो कि विलिंगनेस को बताता हो कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने वाले, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, तो ऑफर जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। मतलब ऑफर जो ऑफर कर रहा है, ठीक है, और दूसरी पार्टी जो इसको एक्सेप्ट कर रही है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कि वेयर डिजायर रखने से आपके या तो मेंटल, मतलब आपने कुछ अपना माइंड में सोच लिया कि मेरी डिजायर है कि मैं अपनी विलिंगनेस को, मतलब आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर दो सिर्फ अपनी डिजायर के थ्रू, ठीक है, टू ही इनफ नहीं है, आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, मतलब कंसेंट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। विच मीन बोथ पार्टी जो है वो एग्री होनी चाहिए, सेम थिंग और सेम मैनर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो यहां पर बोला कि ए पार्टी है, ये कहती है कि मेरे को अपना 10,000 में अपना मोबाइल फोन जो है वो बेचना है बी पार्टी को, ठीक है। तो बी पार्टी यदि उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है, तो यहां पर जैसा ऑफर किया गया उसने वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, आपका प्रॉमिस बन गया। और यदि बी पार्टी कहती है कि ना ना मेरे को 10,000 में नहीं, मेरे को 9,000 में चाहिए, तो ये आपका वैलिड, आपका प्रॉमिस नहीं रहेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि यहां पर क्या किया है, बोला कि यहां पर ऑफर और एक्सेप्टेंस जो भी किया जा रहा है वो सेम थिंग सेम मैनर में होना चाहिए। और आगे हम डिस्कस करेंगे जब कम्युनिकेशन होता है तो वो भी जो है वो सेम मैनर, जैसे कि आपको बताया जाता है उसी तरीके से जो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। यहां पर बोला कि मिस्टर ए क्या है, उनके पास सेवरल कार हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कारें हैं, ठीक है, बहुत कारों के मालिक हैं वो, और वो अपनी कार को बेचने के लिए बी को कहते हैं कि मेरे को अपनी कार बेचनी है, ठीक है। और यहां पर जो बी को ये कहा कि मेरे को अपनी कार बेचनी है 2 लाख रुपीस में, ठीक है, और ये क्लियरली नहीं बताया कि कौन सी कार बेचनी है, तो ये वैलिड ऑफर होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर ए ने स्पेसिफाई ही नहीं किया है कि ऑफ कि उनको कौन सी कार जो है वो बेचनी है। क्योंकि यहां इस ऑफर में ही क्या है, एम्बिग्विटी है, उस ये ऑफर ही क्या है, एम्बिग्युअस है।
जब हम बात करें तो हमने देखा था कि ऑफर कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और फाइनल होना चाहिए। ठीक है, बात करें एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दिया गया है सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। यहां पर बोला कि व्हेन पर्सन टू होम, जिसके लिए आपने प्रपोजल दिया है, वो क्या होना चाहिए, ठीक है, वो क्या करे, अपनी सिग्निफाई कर देता है, अपनी असेंट दे देता है, तब वो है, हम इसे कहते हैं कि ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। अपनी एक्सेप्टेंस जब कोई पर्सन दे देता है। यहां पर बोला जब कोई व्यक्ति जिसके लिए आपने जो है वो ऑफर रखा है, ठीक है, रखा है, वो अपनी सहमति दे देता है, वो अपनी सिग्निफाई कर देता है, अपनी असेंट, तो हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस यहां पर हो गया है। अब फॉलोइंग कंडीशन भी दी गई है वैलिड एक्सेप्टेंस की। तो सबसे पहले बोला कि एक्सेप्टेंस जो होगी वो मस्ट बी एब्सोल्यूट होनी चाहिए और क्वालिफाई होनी चाहिए। ठीक है, कि जो भी एक्सेप्टेंस आप दे रहे हो ना वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ठीक है, कि बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी तरह की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एब्सोल्यूट होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। देयर शुड नो एनी कंडीशन, और उसके साथ कोई ऐसी कंडीशन जो है वो अटैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि ए पर्सन क्या करता है, ए बी को कहता है कि मेरे को अपना लैपटॉप जो है वो बेचना है 35,000 में। ठीक है, और बी क्या करता है, रिप्लाई करता है कि मैं इसे खरीद तो लूंगा, ठीक है, लेकिन 30,000 में जो है वो मैं खरीदूंगा। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं। आप उसको एज इट इज वैसे ऑफर किया गया है, यदि उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हो तब हम कहते हैं कि यहां पर एक्सेप्टेंस हुई। तो देर इज अ कंडीशन जो कि अटैच कर दी है एक्सेप्टेंस के साथ, तब हम कहेंगे कि ये एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ना ही क्वालिफाइड है। क्योंकि यहां हमने कहा कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कोई भी ऐसी कंडीशन जो है वो अटैच नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस के साथ। बात करें एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो आप एक्सेप्टेंस करो, ठीक है, एक्सेप्टेंस दो, वो कम्युनिकेटेड होनी चाहिए विद ऑफरी के साथ। ठीक है, और जिस मैनर में आपको जो है वो ऑफर किया गया है उसी मैनर में जो है वो एक्सेप्ट किया जाए वो ऑफर। ठीक है, अब मेंटल आप एक अपने माइंड में सोच लेते हो कि ये ऑफर मेरे को एक्सेप्ट है, तो ये जो है वो आपका वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जिस पर्सन ने आपको ऑफर किया है, वो पर्सन जो कि ऑफरर है, उसके नॉलेज में जो है वो बात आनी चाहिए उस एक्सेप्टेंस की। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। ठीक है, जो ऑफरर है, जिसने आपको ऑफर किया है, उसके नॉलेज में, उसके ज्ञान में ये बात आनी चाहिए कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और उसी मैनर में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिस मैनर में आपको बताया गया। यहां पर कहा है, जैसे एग्जांपल दिया है कि ए एंड बी क्या करती हैं, ए पार्टी है वो बी से जो है वो अपना ऑफर कम्युनिकेट करती है। ठीक है, और ये कहता है कि यदि आपको मेरा ऑफर पसंद आए, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहोगे, तो आप जो है वो बाय व्हाट्सएप मैसेज से जो है मेरे को अपना बता देना एक्सेप्टेंस का। बट बी क्या करता है, अपनी एक्सेप्टेंस तो देता है, लेकिन बाय पोस्ट जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। तो ये क्या है, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर बताया गया था एक्सेप्टेंस का, उसके अकॉर्डिंग उसने जो है, उस प्रेस्क्राइब मैनर के अकॉर्डिंग उसने जो है वो अपना एक्सेप्टेंस नहीं किया। ठीक है, अब है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। कि जो भी आप, जैसे ए पार्टी ने उसको ऑफर दिया है, तो बी पार्टी के द्वारा जो एक्सेप्टेंस है वो एक रीजनेबल टाइम में जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। यहां पर बोला कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए विद इन और द टाइम प्रेस्क्राइब जो किया गया। यदि ऐसा है कि कोई टाइम प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, तब भी आप एक रीजनेबल टाइम मान के चलोगे। ऐसा नहीं है कि आपको आज हम कहें कि आज आपको ऑफर किया गया और आप 6 मंथ के बाद उसकी एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो ये एक रीजनेबल टाइम नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि बी ऑफर करता है सी को कि वो अपनी न्यू कार को जो है वो बेचना चाहता है, और सी को कहता है कि आप मेरे को इस वीक के एंड तक जो है वो अपना एक्सेप्टेंस दे देना और रिजेक्ट भी करना था, मतलब अपना बता देना कि ऑफर पसंद है कि नहीं। और सी क्या करता है, अपनी कम्युनिकेट करता है अपनी एक्सेप्टेंस को नेक्स्ट वीक में। तो ये एक्सेप्टेंस जो है वो आपकी वैलिड नहीं है, क्योंकि जो यहाँ एक्सेप्टेंस किया गया, यहाँ पर कम्युनिकेट
कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, जो तरीके मतलब जो कि मैनर है, प्रेस्क्राइब टाइम बताया गया था कि आपको इस वीक के एंड में जो है वो आपको क्या करना है, अपने एक्सेप्टेंस को देना है। ठीक है, तो आपने क्या करा, उस प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग जो है वो आपने काम नहीं किया, आपने एक्सेप्टेंस नहीं बताई। फिर है आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि आपकी इंटेंशन थी, ठीक है, कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो वहां पर पार्टीज की इंटेंशन भी होनी चाहिए कि वो क्रिएट करना चाहती हैं कोई लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दैट। एग्रीमेंट जैसे कि आप बात करो सोशल और डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप एग्रीमेंट कर रहे हो विद स्पाउस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ, ठीक है, तो ये क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। तो पार्टीज को टू एग्रीमेंट के लिए जो है क्लियर होना चाहिए, और जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो तो उनको ऐसा होना, मतलब वो पार्टी विलिंग होनी चाहिए कि वो किसी लीगल रिलेशनशिप में एंटर होना चाहती हैं या तो अपना लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती हैं। और यदि कोई भी पार्टी है, यदि उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद फेल हो जाती है कंप्लाई विद द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, देन ये क्या होगा, आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके लिए उसको लीगल कंसिक्वेंसेस जो है वो भुगतने पड़ सकती है। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक फादर क्या कहते हैं अपने ठीक है, अपने सन से कहते हैं कि यदि आप 90% स्कोर लेके आओगे अपने मार्क्स स्कूल में, ठीक है, स्कोर लेके आओगे तो आपको जो है वो बाइसाइकिल दिलाई जाए। यहाँ पर जो है वो फादर रिफ्यूज कर देते हैं, जब सन जो है वो 90% स्कोर लेने के बाद भी जो है वो उसको साइकिल नहीं दिलवाई जाती है। तो ये आपका अमाउंट नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पार्टी की इंटेंशन ही नहीं थी क्रिएट करने की लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड सन। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि जब भी आप किसी एग्रीमेंट में जो है वो एंटर होते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप बनाना चाहते हो, तो बहुत जरूरी है कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उनकी इंटेंशन होनी चाहिए क्रिएट करने की लीगल रिलेशनशिप। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, यहां पर बोला है कि जब कोई भी when at the desire of promisor and promisee or any other person, ठीक है, done, has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing and something such act or absistent or the promise is called to consideration of promise। ठीक है, consideration of promise का सिंपल से आप यही मतलब लेके चलो कि जब किसी चीज के बदले में रिटर्न कुछ किया जाता है उसे हम कहते हैं कि कंसिडरेशन। ठीक है, जब कोई प्रॉमिस करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो प्रॉमिसर होता है, वो प्रॉमिसी जो होता है, दो पार्टीज होती हैं, उनके बीच में आपस में लेन देन होता है, वो प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं कि हम इस प्रकार से अपना लेन देन करेंगे, उसे हम कहते हैं कि आपका कंसिडरेशन। अब ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट आर कंसिडरेशन ऑफ एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, आपका लॉफुल होना चाहिए। बोले इट मस्ट नॉट बी इलीगल, जो ऑब्जेक्ट है और कंसिडरेशन है, मतलब आप जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि यहां पर ए जो है वो बी को कहता है कि आप किसी का मर्डर करके आओ और मैं आपको 10 लाख रुपीज दूंगा, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ही आपका लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल, इलीगल है। और या तो एक पार्टी जो है वो बी पार्टी को, ड्रग्स वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, एक पार्टी कहती है कि मैं आपको जो है वो अपनी कार जो है वो दूंगा और आप मेरे को ड्रग्स सप्लाई कर देना, तो ये क्या है, आपका कंसिडरेशन भी इलीगल है, इमोरल है। मतलब जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है और अपोज टू द पब्लिक पार्टी पॉलिसी है। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली समथिंग इन रिटर्न, जब आप किसी चीज के बदले में कुछ रिटर्न करते हो उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल हमेशा याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन जो है वो बोथ साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी कुछ दे रही है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर वो गिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर बोला है बोथ ऑफ द पार्टीज जो है वो रिसीव करती होनी चाहिए समथिंग ऑफ वैल्यू, रिटर्न ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, कि किस चीज के बदले में कुछ दूसरी चीज जो है वो प्राप्त करती होनी चाहिए। और कंसिडरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, और कंसिडरेशन मस्ट भी क्या है, लॉफुल होना चाहिए। और देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा यदि वहां पर कंसिडरेशन नहीं है।
अब सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया गया है अकॉर्डिंग टू कि ले डाउन किए गए कुछ एक सर्टन कंसिडरेशन दैट वुड मेक अ कंसिडरेशन बाय लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहां पर बोला कि एवरी एग्रीमेंट विच इज अनलॉफुल, जिसका कि विच हैज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन क्या हो जाएगी आपकी, वॉइड हो जाएगी, ठीक है, शून्य हो जाएगी। अब बोला है कि कंसिडरेशन जो आप लेना देना कर रहे हो, रिटर्न्स ले रहे हो, कि जो भी आपस में आपका कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन हो रही है, वो फॉरबिडन बाय लॉ जो है वो नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन should not be such nature it is permitted, it would defeat the provision of any law or fraudulent, ठीक है, कि आपका जो कंसिडरेशन है, ठीक है, वो इस नेचर का नहीं होना चाहिए जो कि लॉ के द्वारा सही नहीं है या फ्रॉडुलेंट है, या फ्रॉड के माध्यम से जो है आप आपस में कोई कंसिडरेशन कर रहे हो। और यहां पर बोला है कि यहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व करता है इम्प्लाई किसी ऐसा आपस में कंसिडरेशन मत करो, ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जिससे दूसरी पार्टी की प्रॉपर्टी और पर्सन को जो है वो इंजरी, और कोड के अकॉर्डिंग उसको इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जो है वो बताया जाए, ठीक है। और यहां पर एग्जांपल दिया है कि यहां पर ए प्रॉमिस करता है सेल करने के लिए, ठीक है, बी को अपनी कार, ठीक है, 10 लाख रुपीज में, और बी जो है वो 1 लाख रुपीज में, और बी क्या करता है, प्रॉमिस करता है 1 लाख रुपीज देने का, ये आपका वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। और यहां पर बोले दूसरा एग्जांपल ये है कि एक्स और वाई, एक्स और जेड जो है वो आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं विद नार्कोटिक सब्सटेंस को एक्सचेंज करने के लिए 15,000 में, तो आपका ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका अनलॉफुल है। अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहां पर बोला द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट भी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है, कि जो भी पार्टीज हैं, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए जो कि माइनर नहीं हो। यदि आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट बनाते हो तो ये क्या होता है, आपका वॉइड अब इनिशियो होता है, शुरू से ही क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ले डाउन करता है कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशन जो कि स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड बताती हैं क्या, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज ऑफ टू द कॉन्ट्रैक्ट, की कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी के बारे में बताती है। और पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट अटेन, की पार्टीज हम तब कहेंगे कि ये पार्टी कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब उन्होंने एज जो है वो अपनी एज ऑफ मेच्योरिटी जो है अटेन कर ली हो, और इन नॉर्मल केस में, और यदि हम बात करें 21 ईयर की, तो ये इस केस में जब कोई कोर्ट के द्वारा कोई गार्डियन अपॉइंट किया जाता है तो वहां पर एज ऑफ मेच्योरिटी हम लेते हैं 21 ईयर्स, लेकिन वैसे होती है 18 ईयर नॉर्मल केस में, ठीक है। तो पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अटेन कर लिया हो उन्होंने एज ऑफ मेच्योरिटी। और पार्टी क्या होनी चाहिए, शुड बी साउंड माइंड होनी चाहिए। जब कोई पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, तो वो साउंड माइंड होनी चाहिए। एक पर्सन यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड, एक पर्सन ऐसा है जो कि यूजली अनसाउंड माइंड होता है लेकिन ओकेजनली जो है वो साउंड माइंड हो जाता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि उस टाइम जो है वो ये साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी कोई पर्सन है कि जो उसकी कभी कभी दिमागी हालत जो है खराब हो जाती है, लेकिन यदि वो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है जब वो साउंड माइंड है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अब वो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है जब वो अनसाउंड माइंड था, उसकी हालत खराब थी, तो वो क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर बोला कि पार्टी जो है उसको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो किसी भी लॉ के द्वारा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं, ठीक है, मतलब क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। तो ऐसी पार्टीज भी नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। कैपेबल होनी चाहिए, 18 ईयर प्लस होनी चाहिए, ठीक है, प्लस साउंड माइंड होनी चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर बोला है कि एक पर्सन जो है वो एंटर होता है एग्रीमेंट करने के लिए विद बी के साथ जो कि एक माइनर है, ठीक है। माइनर जो है वो बेचना चाहता है अपनी बाइक को, तो ये क्या है, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बोला गया है कि यहाँ पर एग्रीमेंट जो भी आप एक पार्टी के साथ जो है वो एग्रीमेंट करो, ठीक है, तो वो पार्टीज कैसी होनी चाहिए, या आपका वो भी कैपेबल होनी चाहिए, साथ ही साथ जो एग्रीमेंट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप कर रहे हो, जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटी हो कि वो परफॉर्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि जिस भी चीज से रिलेटेड आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, वो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। जहां पर बोला कि यदि एग्रीमेंट आपका कैपेबल ही नहीं है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा, कि आप इस चीज से रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि कैपेबल ही नहीं है, उसका परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता, तो ये क्या है, वॉइड हो जाएगा। इन ऑर्डर टू मेक एग्रीमेंट
वैलिड द टर्म ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर। जो जब भी आप किसी एग्रीमेंट में एंटर हो तो ऐसा जरूरी होना चाहिए कि जो एग्रीमेंट है वो क्लियर होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस की जा सकती। एन एग्रीमेंट टू डू और इम्पॉसिबल एक्ट, कि आप इस चीज से रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हो कुछ करने के लिए और इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए जो है वो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका वॉइड होगा। ठीक है, यहां पर बोला कि ए जब एंटर करता है इनटू एग्रीमेंट बी के साथ, ठीक है, कि आप जो है वो सी की डेथ कॉज कर दो, तो यदि सी पहले से ही ऑलरेडी डेड है तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है, वैसे तो इस टाइप का यदि आप एग्रीमेंट करते हो तो वैसे भी ये इसका ऑब्जेक्ट भी जो है वो अनलॉफुल है, वैसे भी गलत है, लेकिन यहाँ सिर्फ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की बात करी गई। अब लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए कि जो भी आप एग्रीमेंट करो, ठीक है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये बोथ ऑरल और रिटन डॉक्यूमेंट में हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है जब भी आप बात करो मूवेबल प्रॉपर्टी की तो इसको ऑरली तरीके से किया जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो इसको रिटन फॉर्म में भी जो है किया जा सकता है। और यहां पर बोला है कि एडवाइजेबल यही रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही जब आप कर रहे हो तो आप रिटन फॉर्म में करो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और इजियर रहता है। जब भी कभी ऐसा हो कि इन केस यदि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो वहां पर पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो है वो अपने केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जाके। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, साइन बाय द बोथ पार्टीज होना चाहिए, विटनेस के द्वारा ड्यूटी उसको साइन किया गया हो और अटेस्ट किया गया हो, और रजिस्टर्ड होना भी जो है वो रिक्वायर है बाय लॉ, तभी हम कहेंगे कि इसमें लीगल फॉर्मेलिटी जो है वो फुलफिल हुई। ठीक है, यहां पर बोला है कि एक्स सेंटर होता है ऑरल एग्रीमेंट करने के लिए बाइक के साथ टू सेल हिज बाइक, तो ये आपका वैलिड एग्रीमेंट रहता है। लेकिन यही बोला है कि एडवाइजेबल यही रहता है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट करो, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करो, जिससे क्या होगा कि जो कभी कभी ऐसा हो गया कि जो पार्टीज हैं, ठीक है, उनके उनमें जो है वो किसी पार्टी ने ब्रीच भी कर दी उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो एक पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि वो अपने राइट को क्लेम करने के लिए तो दूसरी पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। अब फ्री कंसेंट की बात करी गई है, तो आपको बोला गया है कि जब भी आप लास्ट में जब आपने ऑफर कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया, उसका पर्पस भी ठीक है, सब बढ़िया, ठीक है, तो कंसेंट भी फ्री होनी चाहिए ना। ठीक है, द पार्टी मस्ट एंटर इनटू एग्रीमेंट विद फ्री कंसेंट, कि जब भी पार्टी किसी एग्रीमेंट में एंटर हो रही है तो उनकी कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। और पार्टी शुड बी एंटर इनटू द एग्रीमेंट अपनी विश से, और कभी भी उन पार्टीज को क्वेश्चन ना, मतलब किसी क्वेश्चन से, अंडर इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड या मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन से के माध्यम से जो है वो उन पार्टी को, जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट विल बी डीम्ड फ्री ओनली इफ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हो गया आपका, अंडर इन्फ्लुएंस हो गया, कि कोई भी पार्टी जो है वो आपकी क्वेश्चन कि किसी भी पार्टी को डर ना हो, थ्रेटन टू कमिट और एक्ट जो कि फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड है, फॉर अंडर इन्फ्लुएंस से जो है वो प्रभावित नहीं होनी, फ्रॉड नहीं होना चाहिए पार्टीज के साथ, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस फ्री कंसेंट को हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा जो है वो लंबा हो जाएगा। आज हमने देखा कि ऑफर होना चाहिए, वैलिड ऑफर कैसा रहता है, एक्सेप्टेंस की क्या कुछ एसेंशियल रहती है, किस किस तरीके से वैलिड एक्सेप्टेंस होती है, फिर ये बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस होता है प्लस कंसिडरेशन होता है, तब ये बनता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होती है, तब ये बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कुछ एक केसेस को भी कल भी डिस्कस करेंगे, कुछ एक लैंडमार्क केसेस। और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी सेशंस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है।